हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6 चैप्टर जिसका नाम है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, जिसके लास्ट वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर प्रबंध का वर्तमान परिदृश्य देखा था और साथ में हमने इसका क्या भारतीय अनुभव है उसका डिटेल में अध्ययन किया था। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, अभी तक हम केवल बंद अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हुए आ रहे थे। इस लेसन में हमने खुली अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया है। इसमें हमने जाना है कि भारत के जो निर्यात हैं और या भारत की जो आयात हैं, अर्थात किसी भी देश के निर्यात और आयात किस प्रकार से उस देश को प्रभावित करते हैं, विनिमय किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से देश में चालू खाता और पूंजी खाता होता है, अब साथ में वित्तीय खाता भी होता है। तो अब हम ये देखेंगे, जैसा कि हमने पहले बंद अर्थव्यवस्था में पढ़ा था, कि एक तो उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आय का निर्धारण करते हैं। हमने उसके डायग्राम्स भी बनाए थे, अच्छे से समझा भी था। अब हम ये देखेंगे कि यदि चौथा सेक्टर अर्थात यदि हम निर्यात और आयात को भी शामिल कर लेते हैं तो किस प्रकार से आय का निर्धारण होता है, गुणक यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करता है और निर्यात और आयात का गुणक क्या होता है, इसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। उपभोक्ता एवं फर्मों को घरेलू उत्पादित वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं का क्रय करने का विकल्प होता है। जो उपभोक्ता है वो क्या कर सकते हैं, घरेलू वस्तु है उनका भी क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, या विदेशों से वस्तुएं मंगाकर भी उसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो उनके पास दोनों विकल्प होते हैं, या तो वो घरेलू वस्तुओं का उपभोग करे या वो विदेशी वस्तु का उपभोग करे। यदि वो घरेलू वस्तु का उपभोग करते हैं अपनी बढ़ी हुई आय में से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फायदा देश को मिलता है। अर्थात देश में क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है, आय अधिक होती है, रोजगार अधिक होता है। लेकिन यदि वो विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो इससे विदेशी लोगों की आय अधिक होती है, देश की क्या होती है, उत्पादन कम होता है और विदेशों में उत्पादन अधिक होता है। आ रहा है बच्चों समझ में, और विदेशी आय अधिक होती है। तो उपभोक्ता पर डिपेंड करता है कि वो घरेलू वस्तुओं का उपभोग करते हैं या फिर वो विदेशी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। इसीलिए वस्तुओं की घरेलू मांग और घरेलू वस्तुओं की मांग के बीच अंतर की आवश्यकता होती है। यहाँ दो चीजें अच्छे से देखना, एक तो है वस्तुओं की घरेलू मांग कि किसी वस्तु की घरेलू अर्थात घर में अर्थात हमारे देश में क्या मांग है। दूसरा है घरेलू वस्तुओं की मांग अर्थात हमारे देश की सब जगह कितनी मांग है। दो चीजें हैं यहाँ पर, वस्तु की घरेलू मांग कितनी है, दूसरा है घरेलू वस्तुओं की मांग कितनी है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। खुली अर्थव्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय का तादात्म्य, हम यहाँ आय के आधार पर जो खुली अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से ये बनता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। बंद अर्थव्यवस्था में घरेलू वस्तुओं की मांग के 3 स्रोत है। जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें जो घरेलू मांग है उसके 3 स्रोत होते हैं, जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक तो होता है उपभोग, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कंजप्शन। दूसरा होता है सरकारी खर्च, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगला होता है घरेलू निवेश, जिसको हम आई इन्वेस्टमेंट से डिनोट करते हैं और इसे इस प्रकार लिखते हैं y बराबर सी प्लस आई प्लस जी। आशा है कि इसको देखते ही आपको याद आ गया होगा, आपने 4 चैप्टर में पढ़ा था कि y बराबर सी प्लस आई प्लस जी। इसी प्रकार से आय का निर्धारण होता है। उपभोग में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से आय में परिवर्तन होता है, निवेश यदि परिवर्तित होता है, हमने स्वायत्त निवेश की यहाँ बात की थी, सरकारी व्यय यदि परिवर्तित होता है तो किस प्रकार से आय में परिवर्तन होता है, ये सारी चीज हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात एक्स से घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग के अतिरिक्त स्रोत की रचना होती है। यदि निर्यात होता है, निर्यात का अर्थ होता है एक्सपोर्ट होता है, यदि हमारे देश से वस्तुओं का एक्सपोर्ट हो रहा है अर्थात निर्यात अधिक हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग जो हमारे देश में है वो क्या होगी, उसके अलग स्रोत बनेंगे अर्थात उनका उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा वस्तुओं और सेवाओं का। क्यों, क्योंकि जो निर्यातों की पूर्ति भी तो करनी है, दूसरे देशों को क्या करना है, भेजना भी तो है जो विदेशों से आता है, और इसीलिए इसे समस्त मांग में जोड़ा जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था में जो निर्यात है उससे जो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, और वो मांग कहाँ से बढ़ती है, विदेशों से। विदेशी जो लोग हैं उनकी मांग घरेलू वस्तुओं के लिए बढ़ती है, इसीलिए हम इसे समस्त मांग में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, घरेलू बाजारों में आयात से पूरक पूर्ति होती है और इससे घरेलू मांग के उस भाग की रचना होती है जिससे विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर असर होता है। जो यदि हम आयात करते हैं तो आयात से क्या होता है, जो घरेलू वस्तु और सेवाएं हैं उसकी मांग तो कम होती है, क्योंकि घरेलू वस्तु और सेवाओं की जगह अब कौन ले लेती है, विदेशी वस्तुओं और सेवाएं ले लेती है, तो पूरक पूर्ति होती है।
जो पूर्ति देश के द्वारा की जाती है उसके साथ साथ विदेशों के द्वारा भी क्या होती है, पूर्ति होती है। तो घरेलू मांग के उस भाग से जो हम कंजप्शन की जो बात कर रहे थे उसमें हम ये देखते हैं कि जो उपभोग है वो देशी वस्तुओं का भी किया जाता है और विदेशी वस्तुओं का भी किया जाता है। तो विदेशी वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर भी इसका क्या होता है, असर होता है। तो यदि हम राष्ट्रीय आय खुली अर्थव्यवस्था में यदि हम तादाद में लिखें तो हम यहाँ देखते हैं कि Y+M जो इम्पोर्ट है, जो कि हम आयात करते हैं, उसे हमने क्या कर दिया, जो हमारे देश की जो आय है उसका एक अंश बना दिया। और यहाँ पर हम देते हैं C+I+G+X जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात जो निर्यात किया जाता है वो क्या होता है, समस्त मांग का अवयव, क्योंकि निर्यात करने से क्या होता है, हमारे देश की जो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है, इसीलिए वो क्या हो गया, समस्त समग्र मांग का अवयव हो गया। और जो इम्पोर्ट है, जो हम किसी देश से आयात करते हैं, वो आय को प्रभावित करता है। तो इसी प्रकार से हमने इसको अंश बना दिया इसका। ठीक है, अब इसका हम पुनर्गठन करते हैं। तो हम जो +M है उसको हम क्या कर देंगे, राइट साइड ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -M हो जाएगा। तो y बराबर C+I+G+X-M ये होगा। यदि हम इस X-M एक्सपोर्ट में से यदि हम इम्पोर्ट है उसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या बनता है, NX, जिसको हम कह सकते हैं नेट एक्सपोर्ट, अर्थात निवल निर्यात हमारा कितना है। तो हम इसको इससे भी दर्शा सकते हैं या फिर हम X-M से भी दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है आय संतुलन का, जब हम निर्यात और आयात को भी शामिल कर लेते हैं, C+I+G+NX। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है कि जहां NX है निवल निर्यात, NX क्या है, निवल निर्यात, शुद्ध निर्यात कितना होता है, नेट एक्सपोर्ट कितना होता है, जिसे हम निर्यात में से आयात को माइनस करके करते हैं। एक धनात्मक निवल निर्यात आयात से ज़्यादा से व्यापार अधिशेष और ऋणात्मक निवल निर्यात आयात निर्यात से ज़्यादा तो व्यापार घाटा सूचित होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं व्यापार संतुलन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि यदि निर्यात अधिक होता है आयात से तो इसका मतलब क्या होता है, व्यापार आधिक्य होता है हमारा संतुलन। और यदि आयात अधिक होता है निर्यात से तो हमें क्या होता है, घाटा होता है। तो यहाँ पर यही है कि यदि निर्यात, जैसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट, वो क्या होता है, अधिक होता है इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट अधिक होता है इंपोर्ट से, तो व्यापार अधिशेष ये कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे व्यापार अधिशेष, अधिक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, निर्यात अधिक हो रहा है। यदि हम कहें कि इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से तो ये होता है व्यापार घाटा, क्योंकि इससे देश को हानि उठानी होती है। अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है, आयात अधिक हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो व्यापार में घाटा होता है। आगे बच्चों समझ में? इसके बाद है आयात की मांग घरेलू आय Y और वास्तविक विनिमय दर R पर निर्भर करती है। अभी हम ये देखेंगे, आयात की हम बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ये डिपेंड करता है दो चीज़ पर। जो पहली जो चीज़ है वो दे रखी है घरेलू आय, जो हमारी आय कितनी है, ठीक है। और जो दूसरी है वो उस पर डिपेंड करता है विनिमय दर, अर्थात देश की राष्ट्रीय करेंसी की जो दूसरी करेंसी है उसमें क्या विनिमय दर है। कैसे होता है, उच्च आय होने पर अधिक आयात किया जाता है। यदि आय अधिक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आय यदि अधिक है तो लोग क्या करेंगे, उनका उपभोग का स्तर बढ़ेगा, और उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो वो विदेशी वस्तुओं की मांग का स्तर भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इससे अधिक आयात किया जाएगा। तो उच्च आय होने से क्या होगा, जो आयात है वो अधिक होगा, अर्थात जो ये पॉजिटिव रूप से क्या करती है, आयात को प्रभावित करती है आय। ठीक है, आय अधिक तो आयात अधिक, आय कम तो आयात भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वास्तविक विनिमय दर है वो घरेलू वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत के रूप में परिभाषित किया जाता है। विनिमय दर की हम बात कर चुके हैं कि जो घरेलू वस्तुओं के रूप में जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उसकी सापेक्ष कीमत क्या है, घरेलू वस्तु की कीमत क्या है, विदेशी वस्तु की कीमत क्या है, और उसके आधार पर हम दोनों की सापेक्ष कीमत के रूप में परिभाषित करते हैं वास्तविक विनिमय दर को। उच्च विनिमय दर से विदेशी वस्तुएं अपेक्षाकृत अधिक महंगी हो जाती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम क्या करते हैं, विनिमय दर को उच्च कर देते हैं, आ रहा है बच्चों समझ में, हमने डायग्राम में भी समझा था कि यदि हम उच्च विनिमय दर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विदेशी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, घरेलू वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी हो जाती हैं अधिक विनिमय दर पर। और इस प्रकार आयात की मात्रा में क्या आती है, कमी आती है। यदि विनिमय दर उच्च है तो इसका मतलब आयात की मात्रा में कमी आएगी, क्योंकि विदेशी वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि रुपए का मूल्य क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा,
जो विदेशी वस्तुएं हैं वो हमको महंगी मिलेंगी, तो इसीलिए आयात की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब ये कैसे नेगेटिव रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। विदेशी विनिमय दर यदि अधिक होती है तो आयात की मात्रा कम होती है, विनिमय दर यदि कम होती है तो आयात की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अतः वाई का आयात पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है और वास्तविक विनिमय दर का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। आ रहा है बच्चों समझ में कि आय और विनिमय दर ये दोनों आयात को प्रभावित करती हैं। आय तो धनात्मक रूप से प्रभावित करती है और विनिमय दर ऋणात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक देश का निर्यात दूसरे देश के आयात होता है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि यदि हमारा देश अमेरिका को निर्यात कर रहा है तो इसका मतलब अमेरिका क्या कर रहा है, आयात कर रहा है। तो एक देश का निर्यात दूसरे देश का क्या होता है, आयात होता है। इस प्रकार निर्यात से विदेशी आयात की रचना होती है। निर्यात जो होता है उससे विदेशों का क्या होता है, आयात होता है। यह विदेशी आय और वास्तविक विनिमय दर पर निर्भर करेगा। अब यह किस पर निर्भर करेगा कि विदेश की आय कितनी है और विदेश में विनिमय दर कितनी है। हमने बताया ना कि जो हमारा जो निर्यात है वो उनका क्या हो गया, आयात होगा विदेशों का। तो विदेशी जो आयात है या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा जो निर्यात है वो किस पर डिपेंड करेगा, विदेशों की आय कितनी है और विदेशों की विनिमय दर कितनी है। यदि विदेशों की आय अधिक है तो इसका मतलब हमारा निर्यात अधिक होगा। आ रहा है बच्चों समझ में। अब हम इसका जो सेकंड जो व्यू है वो देख रहे हैं विदेशों के संदर्भ में। यहाँ पर यही है कि विदेशी आय में यदि वृद्धि है तो उससे घरेलू वस्तुओं की विदेशी मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे अधिक निर्यात होगा। विदेशी आय अधिक होने से हमारे देश की वस्तुओं का अधिक निर्यात होगा क्योंकि उनका आयात अधिक होगा। ठीक है, विनिमय दर में यदि वृद्धि होती है तो घरेलू वस्तु क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी और हमारे निर्यात में क्या होगी, वृद्धि। वहां के विदेशी विनिमय दर में यदि वृद्धि होती है तो वो क्या करेंगे, अधिक क्या करेंगे, कम, उनकी जो घरेलू वस्तु हैं वो सस्ती होगी और हमारे निर्यात में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। आय और वास्तविक विनिमय दर का निर्यात पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। आय का और वास्तविक जो विनिमय दर है उसका निर्यात पर कैसा प्रभाव पड़ता है, धनात्मक प्रभाव पड़ता है। विनिमय दर क्या होती है कि हमारे देश की और उनकी देश से क्या करनी है, हमको विनिमय दर का निर्धारण करना है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आय और विनिमय दर जो है, हम यदि आयात की दृष्टि से देखें तो जो आय है वो धनात्मक प्रभाव डालती है विनिमय दर उस पर, आयात पर, और विनिमय दर है वो ऋणात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन हम निर्यात की बात करें तो जो निर्यात है वो आय से क्या होता है, धनात्मक रूप से संबंधित होता है। तो विनिमय दर जो है वास्तविक उससे भी धनात्मक रूप से संबंधित होता है। अतः विनिमय दर यदि अधिक है तो इसका मतलब निर्यात भी क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है, इस प्रकार निर्यात और आयात घरेलू आय, विदेशी आय और वास्तविक विनिमय दर पर निर्भर करते हैं। किस किस पर निर्भर करते हैं निर्यात और आयात, एक तो हमारे देश की आय कितनी है, विदेशों की आय कितनी है और वास्तविक विनिमय दर कितनी है, इस पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद है यदि कीमत स्तर और मौद्रिक विनिमय दर स्थिर है। ठीक है, कि क्या है, कीमत स्तर स्थिर मान लिया हमने और जो मौद्रिक विनिमय दर है वो स्थिर मान लिया, तो वास्तविक विनिमय दर भी स्थिर होगी। कीमत स्तर स्थिर रहने पर, क्योंकि कीमत स्तरों में यदि परिवर्तन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तो इससे क्या होगा, विनिमय दर बदल जाएगी। साथ में जो मौद्रिक विनिमय जो हो रहा है दो देशों के बीच में वो भी स्थिर होता है, तो इससे क्या होगी, विनिमय दर स्थिर होगी। हमारे देश के मामले में विदेशी आय और इसलिए निर्यात को बहिर्जात x बराबर x के ऊपर बार लगा रखा है समझा जाता है। हमारे देश के मामले में हम ये कहते हैं कि विदेशी आय, ठीक है, और इसलिए निर्यात को हम क्या करते हैं, बहिर्जात समझा जाता है। मतलब पहले से ही माना जाता है कि निर्यात इतना है और जिसको हम स्थिर कर देते हैं, एक्स को हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर बार लगा के हमने स्थिर कर दिया क्योंकि ये बहिर्जात तत्व है। ठीक है, इस प्रकार आयात की मांग आय पर निर्भर मानी जाती है और इसका एक स्वायत्त घटक होता है। जो आय है उसको हम एक स्वायत्त घटक के रूप में मानते हैं क्योंकि आयात की जो मांग है वो किस पर निर्भर करती है, आय पर निर्भर करती है कि कितनी आय होगी। आय अधिक है तो आयात भी क्या होगा, अधिक, तो इसे हम एक स्वायत्त घटक मानते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं m बराबर m के ऊपर हमने क्या कर दिया, बार लगा दी प्लस my। जैसे कि हमने उपभोग फलन में पढ़ा था, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ा था, स्वायत्त उपभोग के बारे में पढ़ा था। इसी प्रकार से हम सेम यहाँ पर आयात जो है उसको बना देते हैं, आयात फलन को, जिसमें हम कहते हैं m, जो आयात है वो किसके बराबर होता है, m के ऊपर बार, एक तो स्वायत्त आयात जो कि होगा ही होगा, जैसा कि हम पहले स्वायत्त उपभोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आय से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसके बाद my, यदि आय बढ़ती है तो आयात भी क्या होता है, बढ़ता है, और वो इस पर डिपेंड करता है आयात की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। जैसे हमने उपभोग फलन पढ़ा था ना, सेम ये है आयात फलन है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आयात की मांग आय पर निर्भर करती है, जैसे आय पर निर्भर करती है my हो गई, और इसके अलावा इसका एक स्वायत्त घटक होता है जो कि m के ऊपर क्या है, बार है। तो इस प्रकार से जैसे हमने, आपको याद होगा उपभोग फलन बनाया था, c के ऊपर c बार लगाया था और उसके बाद हमने cy बनाया था।
ठीक है, हमने बताया था सी के ऊपर जो बार है अर्थात ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो हो गया हमारा स्वायत्त उपभोग, और सी क्या हो गई हमारी एमपीसी, जो कि वो कह सकते हैं उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जो कि बताती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। सेम एज इट इज़ ये है, ये इम्पोर्ट और एम स्टेबल कर दिया, एम वाई, अर्थात ये एम स्टेबल है, इसका मतलब क्या है, जो आयात है जो स्वायत्त रूप से होता है, जो कि होगा ही, जिसकी हमारे देश में कमी है और वो हमें किसी परिस्थिति में करना ही होगा, तो वो हो गया स्वायत्त उपभोग जो कि स्थिर रहता है। और एम वाई, आय के बढ़ने से आयात की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और उसको ये दर्शाता है आयात की सीमांत प्रवृत्ति। तो एम क्या है यहाँ पर, आयात की सीमांत प्रवृत्ति। आगे बच्चों, यहाँ एम लिख रखा है जीरो, स्वायत्त घटक है, ये जीरो से कभी नहीं हो सकता, हमेशा जीरो से क्या होगा, अधिक ही होगा। और जीरो एम जीरो वन, जैसे हमने बताया था कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जीरो और एक के बीच में होती है, वैसे आयात की सीमांत प्रवृत्ति भी जीरो और एक के बीच में होती है, याद रहेगा आपको। यहाँ एम आयात की सीमांत प्रवृत्ति है, आय का एक अतिरिक्त रुपया आयात पर खर्च करने से प्राप्त अनुपात है, कि एक अतिरिक्त आय बढ़ने से आय पर कितना खर्च किया जाता है उसका ये अनुपात है। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के सादृश्य ही होता है, हमने बताया ना सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की तरह ही है। अब यदि हम साम्य आय लिखें तो वो किस तरीके से लिखेगी, इस तरीके से लिखी जाएगी, y बराबर हमने c है उसको पूरा एक्सटेंड करके लिख दिया, जैसे हमने पहले लिखा था c के ऊपर क्या आ गया स्टेबल प्लस सी वाई, और उसमें से हम टैक्सेस को घटा देते हैं इसलिए माइनस टी हो गया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने आई इसको स्टेबल कर दिया था, स्वायत्त तो जो निवेश है उसको माना था, जी है उसको भी हमने स्टेबल कर दिया, सरकारी व्यय को भी, एक्स को हमने बता दिया अभी कि हमने किस तरीके से एक्सपोर्ट है जो हमारा जो निर्यात है उसको हमने क्या माना है, स्वायत्त माना है, माइनस एम माइनस एम था ना हमारा, माइनस एम, और एम को जो हमने पूरा जो इसका विस्तार करके लिख दिया है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया साम्य आय का, जब हम क्या करते हैं, विदेशी क्षेत्रों को शामिल कर लेते हैं। इसके बाद इसको देखते हैं, स्वायत्त घटक को हम ए के ऊपर स्टेबल, जैसे हम पहले लिखते आते हैं कि जो स्वायत्त व्यय है उसको हम ए के ऊपर हम कांस्टेंट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्वायत्त है, जैसे सी स्वायत्त है, आई स्वायत्त है, जी स्वायत्त है, एक्स स्वायत्त है, एम स्वायत्त है, तो इन सबको हम ए के रूप में लिख देते हैं, मतलब एक जगह लिख देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, y बराबर ए प्लस सी वाई माइनस एम वाई, सारे ए के रूप में आ गए, केवल क्या बचा सी वाई और बचा एम वाई। तो इस तरीके से हमने लिख दिया सी वाई और एम वाई। आ रहा है बच्चों समझ में। अब यदि हम इसमें क्या करते हैं, y में से यहाँ हम ले लेते हैं सी वाई और यहाँ हम ले लेते हैं एम वाई, माइनस कर लेते हैं, और यहाँ बचता है हमारा ए के ऊपर स्टेबल। ठीक है, अब हम इसमें से एक जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ये y है, तीनों में y आ रहा है, तो y को हम कॉमन ले लेते हैं जैसा हमने यहाँ पर लिया है। फिर क्या बचता है हमारे पास 1, यहाँ तो 1 बचा, माइनस सी बचा, और ये हमारा बचा प्लस, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस था ना तो यहाँ पर आके प्लस हो गया, तो प्लस एम हो गया। तो इस प्रकार से ए के ऊपर ये स्टेबिलिटी वाला या कांस्टेंट वाला मार्क आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y बराबर, हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके 1/1 माइनस सी प्लस एम करके ए के इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसा हमारा उस पर बना था, हमारा हम क्या बनाते थे उस स्वायत्त में 1 माइनस सी, ठीक है, और फिर हम इसको जी से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि हम ये सरकारी व्यय गुणक की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो स्वायत्त जो व्यय है, ये जी क्या है, स्वायत्त व्यय, सरकारी व्यय था, यहाँ पर ए जो भी स्वायत्त व्यय है उसके रूप में इसको लिख देते हैं। हम यहाँ पर विदेशी क्षेत्रों को भी शामिल कर रहे हैं, इसीलिए प्लस एम आ गया है। आ रहा है बच्चों समझ में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बंद अर्थव्यवस्था की तरह खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में साम्य आय दो पद है, उनका गुणनफल होता है। एक तो है स्वायत्त गुणक, जो कि क्या है 1/1 माइनस सी प्लस एम, जो स्वायत्त गुणक होता है, जिसे हमने बताया था ना कि गुणक है उसका मान क्या होता है 1 माइनस सी, ये हमने बताया था। अब यहाँ पर कौन सा गुणक है, ये विदेशी गुणक है, तो विदेशी गुणक जो है उसका मान क्या होता है 1 माइनस सी प्लस एम, यहाँ पर एम क्या होता है, जुड़ जाता है। तो एक स्वायत्त गुणक और साथ में जो स्वायत्त व्यय स्तर है उसके गुणनफल के रूप में होता है। तो ये स्वायत्त व्यय स्तर है, इसके गुणनफल के रूप में होता है। यदि हम किसकी बात करते हैं, बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो हम इसको 1 माइनस सी और जी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किया था नहीं किया था हमने, उसी प्रकार से हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, विदेशी को भी हमने शामिल कर लिया है, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो साम्य आय है वो दो पद, एक तो होता है स्वायत्त गुणक और दूसरा होता है स्वायत्त व्यय स्तर के गुणनफल के रूप में होता है। यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ है।
ठीक है बच्चों। इसके बाद है क्योंकि आयात की सीमांत प्रवृत्ति शून्य से अधिक होती है, इसीलिए खुली अर्थव्यवस्था में हमें छोटा गुणक प्राप्त होता है। जो आयात की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो हमेशा जीरो से क्या होती है, अधिक ही होती है। ठीक है, जबकि हमने जो उसके बारे में पढ़ा था उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में, तो हम यहाँ देखते हैं कि आयात की सीमांत प्रवृत्ति हमेशा शून्य से अधिक होगी, क्योंकि हम यहाँ पर आयत की सीमांत प्रवृत्ति m को भी दर्शा रहे हैं, तो इस शून्य से क्या होगी, ज़्यादा होगी, अर्थात वो जुड़ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा जो हमें साधारण जो गुणक प्राप्त होता था उससे जो विदेशी गुणक है उसकी मात्रा हमेशा कम प्राप्त होगी, अर्थात विदेशी गुणक कैसा होगा, छोटा गुणक, और जो हमने निवेश गुणक की बात की थी वो कैसा होगा, बड़ा गुणक। जिसे हम देख भी लेते हैं यहाँ पर, इसे निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था गुणक जो कि हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार से बनेगा, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा ए, जिसको हमने स्वायत्त व्यय बताया है, कांस्टेंट किया है, 1/1 माइनस सी प्लस एम। तो ये खुली अर्थव्यवस्था का गुणक होगा। और जो हम पहले बात कर रहे थे 1/1 माइनस सी, ये होगा हमारी बंद अर्थव्यवस्था का गुणक। ठीक है बच्चों, अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा कि ये तो क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था गुणक छोटा होता है, जबकि जो बंद अर्थव्यवस्था गुणक है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। तो हम देख लेते हैं उदाहरण कि यदि c बराबर 0.8 है और m बराबर 0.3 है, तो बंद और खुली अर्थव्यवस्था गुणक किस प्रकार से प्राप्त होगा। यहाँ देख लेते हैं कि पहले हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था गुणक की, जिसका फॉर्मूला हमने देखा 1/1 माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला था। जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कितनी है, 0.8। यहाँ पर आयत का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हम बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें विदेशी क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता है। तो हम इसको माइनस करते हैं तो 0.2 आता है, तो कितना आ जाता है हमारा गुणक का मान, 5 आ जाता है। अब हम यदि विदेशी व्यापार को भी शामिल कर लेते हैं, बंद अर्थव्यवस्था की जगह खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस सी प्लस m ये आ रहा है। तो 1 में से 0.8 माइनस कर दिया, जबकि m जो 0.3 दे रखी है आयत की सीमांत प्रवृत्ति, इसको हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 1 में 0.52 आता है। तो हमने क्या देखा कि जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें गुणक का मान तो अधिक होता है, जबकि जो खुली अर्थव्यवस्था है उसमें गुणक का मान क्या होता है, कम, क्योंकि इसमें आयत की सीमांत प्रवृत्ति शामिल होती है जो कि 0 से क्या होती है, अधिक होती है। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, यदि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है और आपको बताना है कि विदेशी गुणक का मान, जो निवेश गुणक जो है, बंद अर्थव्यवस्था जो गुणक है, उसकी तुलना में जो खुली अर्थव्यवस्था गुणक का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें देखते हैं कि घरेलू स्वायत्त मांग में यदि 100 रुपए की वृद्धि की जाए, यदि हम बताएं बात करें घरेलू स्वायत्त मांग, तो उसमें यदि 100 रुपए की वृद्धि होगी तो बंद अर्थव्यवस्था में तो निर्गत में कितने की वृद्धि होगी, 500 की, अर्थात 5 गुना की हमने यहाँ पर देखा। और जबकि खुली अर्थव्यवस्था में कितनी होगी, 200 की होगी। 300 का यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर इम्पोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है। जो आय जो हमारी बड़ी है उसका कुछ अंश कहाँ जा रहा है, विदेशों की तरफ जा रहा है। और असली में देखा जाए तो खुली अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि मांग में यदि 100 रुपए की वृद्धि होती है तो इससे जो बंद अर्थव्यवस्था होती है, अर्थात विदेशों से आयात निर्यात नहीं होता है, तो निर्गत में 500 की वृद्धि होती है। लेकिन यदि विदेशों से आयात निर्यात होता है तो ऐसे में कितने की वृद्धि होती है, 200 की वृद्धि होती है। इसे हम कहते हैं कि हमारी जो बढ़ी हुई आय का क्या हो जाता है, लीकेजेस होता है, जो कि कहाँ चला जाता है, विदेशों की तरफ चला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अर्थव्यवस्था को खोलने से स्वायत्त व्यय गुणक के मूल्य में क्या आती है, गिरावट की व्याख्या गुणक प्रक्रम के आधार पर हम कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को हमने खोल दिया है, विदेशों को भी हमने अलाउ कर दिया है व्यापार करने के लिए, तो ऐसे में जो स्वायत्त व्यय गुणक है उसके मूल्य में क्या आ रही है, गिरावट। जहाँ पहले 5 था, अर्थव्यवस्था को खोलने से क्या हो गया है, 2 हो गया है। तो मूल्य में गिरावट की व्याख्या हम गुणक प्रक्रम के आधार पर, जो हमने गुणक की क्रिया पढ़ी थी ना, कौन कौन से दौर में किस तरीके से होता है, उसके आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए स्वायत्त व्यय में परिवर्तन और सरकारी व्यय में परिवर्तन का आय पर प्रत्यक्ष प्रभाव और उपभोग पर प्रेरित प्रभाव पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि हमने स्वायत्त व्यय में परिवर्तन किया, सरकारी व्यय में परिवर्तन किया, उनको बढ़ाया, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, आय पर पड़ेगा। लोगों की जो आय है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी। और उपभोग क्या होगा, पहले आय प्रभावित होगी, प्रत्यक्ष रूप से आय अधिक होगी तो उनका उपभोग भी क्या होगा, इसके बाद उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रेरित प्रभाव पड़ेगा, उस पर प्रत्यक्ष नहीं पड़ेगा, उस पर प्रेरित पड़ेगा। क्योंकि आय बढ़ने पर क्या कर सकते हैं, लोग बचत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उपभोग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, प्रेरित, जिससे पुनः क्या होगी, आय प्रभावित होगी। अब वो उपभोग अधिक करेंगे तो इसका मतलब वो मांग अधिक करेंगे, मांग अधिक करेंगे तो आय भी क्या होगी, बढ़ेगी।
उत्पादन अधिक बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और जिससे आय बढ़ेगी। अर्थात उनके उपभोग अधिक करने से आय क्या होगी, प्रभावित होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के शून्य से अधिक होने पर उपभोग पर प्रेरित प्रभाव के अनुपात से विदेशी वस्तुओं की मांग का सूचक होगा। यदि हम कहेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उनकी अधिक है, तो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने से वो घरेलू वस्तुओं की मांग के साथ साथ विदेशी वस्तुओं की मांग है उनको भी बढ़ाएंगे, तो विदेशी वस्तुओं की मांग का यहाँ पर बढ़ने का सूचक होगा, ना कि घरेलू वस्तुओं की। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सीमांक उपभोग प्रवृत्ति के शून्य से अधिक हुई तो उपभोग पर प्रेरित प्रभाव के अनुपात से विदेशी जो वस्तु है उसकी मांग पर क्या पड़ेगा, उनकी मांग बढ़ेगी, ना कि घरेलू वस्तुओं की। घरेलू वस्तुओं की मांग ज़्यादा ना बढ़ के विदेशी वस्तुओं की मांग अधिक बढ़ेगी। अतः घरेलू वस्तुओं की मांग तथा घरेलू आय पर प्रेरित प्रभाव क्या होगा, कम होगा। मतलब बस जब लोगों की आय बढ़ती है तो इसके साथ साथ वो मांग करती हैं, तो मांग जब कर रहे हैं, उनकी मांग बढ़ रही है, तो घरेलू वस्तुओं की मांग न बढ़कर कौन सी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, विदेशी वस्तुओं की। तो जो घरेलू वस्तु है उसकी जो मांग है और जो घरेलू आय है उस पर प्रेरित जो प्रभाव है वो क्या होगा, उसका कम होगा, आय बढ़ने का। आय के प्रति इकाई आयात में वृद्धि से गुणक प्रक्रिया के प्रत्येक चक्र में घरेलू आय के वर्तुल प्रवाह से एक अतिरिक्त लीकेज होता है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही आय बढ़ रही है, लोगों की उपभोग का स्तर बढ़ रहा है, तो वो मांग करेंगे वस्तुओं की, और वो मांग किसकी कर रहे हैं, वो घरेलू की ना करके विदेशी वस्तुओं की कर रहे हैं। तो उनकी जो बढ़ी हुई आय है वो घर में ना आकर कहाँ चल जाएगी, विदेशों में चल जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में कि वो किस पर व्यय करें, विदेशी वस्तुओं पर। तो उनकी बढ़ी हुई आय जो हमारे आय में शामिल होनी चाहिए, आय के वर्तुल प्रवाह में शामिल होनी चाहिए, वो वहां से लीकेजेस होकर विदेशों की तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। यही यहाँ पर कहा है कि घरेलू आय के वर्तुल प्रवाह से एक लीकेजेस होगा जो कि विदेशों की तरफ जाएगा, और स्वायत्त व्यय गुणक के मूल्य में क्या आएगी, फिर कमी आएगी। जैसे हमने गुणक प्रक्रम पढ़ा था कि आय में वृद्धि होती है, ठीक है, आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि होती है तो समस्त मांग में वृद्धि होती है, घरेलू वस्तुओं की मांग में, क्योंकि हम बंद अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। तो घरेलू वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, उसके बाद क्या होता है, देश में आय का, उत्पादन का, रोजगार का सृजन होता है, जिससे और अधिक आय बढ़ती है, फिर वो प्रक्रम चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो आय में वृद्धि हुई लोगों के, जब स्वायत्त व्यय गुणक बढ़ाया गया, सरकारी व्यय है जो उसको बढ़ाया गया, तो इसके फलस्वरूप लोगों की आय में वृद्धि हुई, लोगों के उपभोग में वृद्धि हुई। तो उपभोग उन्होंने किसका किया, घरेलू वस्तुओं ना कर विदेशी वस्तुओं का किया गया। तो जो बढ़ी हुई आय है वो घर में ना आकर कहाँ चल जाएगी, विदेशों की तरफ चल जाएगी, अर्थात उसमें लीकेजेस हो जाएगा। तो जो आय है वो बढ़ ही नहीं पाएगी हमारे देश की, उपभोग का स्तर तो बढ़ा लेकिन हमारे देश की आय ना बढ़कर विदेशों की आय बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आय नहीं बढ़ेगी तो फिर उपभोग नहीं बढ़ेगा। आ रहा है बच्चों समझ में। तो ये एक तरह से लीकेजेस है जो गुणक को क्या कर देगा, कम कर देगा। जो कि हमने देखा कि जो गुणक है जहां 5 होना चाहिए था, जो विदेशी क्षेत्रों को शामिल करने पर वो गुणक 2 ही रह जाता है, इसलिए विदेशी गुणक कैसा होता है, छोटा होता है। आगे बच्चों समझ में। बंद अर्थव्यवस्था के लिए अवयवों के अतिरिक्त खुली अर्थव्यवस्था के लिए स्वायत्त व्यय में निर्यात का स्तर और आयात का स्वायत्त घटक शामिल होता है। बंद अर्थव्यवस्था में जो बंद अर्थव्यवस्था के अर्थ थे वो तो हैं ही, साथ में खुली अर्थव्यवस्था में बंद अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो निर्यात का स्तर है और आयात का स्तर है, जो स्वायत्त व्यय है जिसकी हमने बात की, जिसमें निर्यात है और आयात है, जिसको हमने क्या कर दिया था, ऊपर कांस्टेंट कर दिया था, तो वो भी यहाँ पर शामिल हो जाता है खुली अर्थव्यवस्था में। इस प्रकार उनके स्तरों में परिवर्तन अतिरिक्त आघात होते हैं। इनके स्तरों में जो परिवर्तन होता है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था में आघात करते हैं, आय को वो प्रभावित करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ठीक है, जिससे संतुलित आय में परिवर्तन होते हैं। क्योंकि जहां पर उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय ही प्रभाव डाल रहे थे हमारी आय पर, अब एक अतिरिक्त आघात हो जाता है किसका, एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, ठीक है। और एक्स और एम जो कांस्टेंट है में परिवर्तन के गुणक प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। यदि हम देखें कि जो एक्सपोर्ट का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका गुणक ये होगा 1/1 माइनस सी प्लस एम। यदि हम कहें कि इंपोर्ट का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका प्रभाव माइनस में होता है, जैसे कर का होता है ना माइनस में, क्योंकि वो क्या करते हैं, देश की आय को कम करते हैं, जो कर है, लोगों की आय क्या होती है, उससे कम होती है। इसी प्रकार इंपोर्ट करने से भी क्या होती है, आय कम होती है। तो -1 माइनस सी प्लस एम, ये हमारा कौन सा गुणक हो गया, ये हमारा एक्सपोर्ट गुणक, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये हमारा है निर्यात गुणक। आपको सारे गुणक हैं वो याद रखने हैं। और ये हमारा है आयात गुणक जो कि ऋणात्मक होता है, कर की तरह ये भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे बच्चों समझ में। तो ये था कि खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण किस प्रकार होता है, खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य किस प्रकार से कम आता है, जिसके बारे में हमने यहाँ डिटेल में जानकारी ली। निर्यात गुणक, आयात गुणक, विदेशी गुणक, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपने जो पहले गुणक पढ़ा था, मुद्रा गुणक आपने पढ़ा है, इसके बाद आपने निवेश गुणक आपने पढ़ा है, तो उनसे आप इनको कंपेयर कर पा रहे होंगे,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका लेसन एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो खुली अर्थव्यवस्था में हमने जो मॉडल समझाया है, जिस तरीके से हमने आय का साम्य स्तर निर्धारित किया है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जो सारे यहाँ पर फॉर्मूलेज बताए गए हैं, इसको आपको ढंग से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।